नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम विद अरिहंत टीचर्स टॉक एपिसोड 4 में। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा को काफ़ी कम समय रह गया है, तो इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, रिविजन कैसे होनी चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब आज हमें मिलेगा इस डिस्कशन में। इस चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आशुतोष पांडे सर, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज, बीके मिश्रा सर, फैकल्टी ऑफ मैथ्स, आशीष झा सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, शोभित तोमर सर, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो देखा जाए तो बहुत ही कम समय है एस्पिरेंट्स के पास। तो ऐसे में क्या खास रणनीति एस्पिरेंट्स को अपनानी चाहिए आपके विचार से? 14 नंबर से जो दिल्ली पुलिस की परीक्षा होने जा रही है, एक तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों ने क्या कैसे पढ़ा है। अब ये जो 10 से 15 दिन का जो समय हमारे पास बचा है, ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। इस टाइम में बच्चों ने जो तक अभी तक पढ़ लिया है, एक तो रिवीजन और दूसरा मॉक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। दूसरी बात, बैलेंस ऑफ माइंड रखना उन्हें बहुत ज़रूरी है कि बहुत घबराना नहीं है और बहुत नर्वस नहीं होना, बहुत हाई एक्साइटेड नहीं होना है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भी तैयारी में हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, जो लगता है कि अभी तक उनका सिलेबस जाकर अक्टूबर तक पूरा होगा। तो उनके लिए एक काम करना होगा कि कम से कम ये जो अभी वाले बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ये कम से कम 8 से 9 घंटे की पढ़ाई पर डे पढ़नी पड़ेगी। 2 से 3 घंटे क्लासरूम में पढ़ना पड़ेगा और कम से कम तो 5 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा, और एक मोड बनाकर। आता क्या क्या है सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीएस है और कंप्यूटर है। तो जो सेगमेंट जितना है, तो मैथमेटिक्स के लिए 1 घंटे पर डे टाइम देकर, 1 घंटे पर डे रीजनिंग के लिए टाइम देकर, कम से कम तो 1.5 घंटे जीएस में समय देकर, और 40 से 45 मिनट वो समय देंगे कंप्यूटर के लिए। इसके बाद बचा हुआ समय वो करंट पर देंगे। तो इस तरह से अगर बच्चे रणनीति बनाएं और इस तरह से स्ट्रेटजी तैयार करें कि वो पर डे 8 घंटे कुछ भी हो पढ़ना ही है, तो हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस बहुत दूर, दिल्ली की वर्दी बहुत दूर नहीं है, दिल्ली पुलिस की आसानी से मिल सकती है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं वो आराम से 5-6 घंटे, केवल 5-6 घंटे, और मॉक पर ज़्यादा, मतलब 3-4 घंटे सिलेबस पर काम करें, रिवीजन पर काम करें, और पर डे कम से कम एक मॉक लगाएं विद इन टाइम, स्ट्रेटजी बनाकर प्लान वाइज। तो बड़ा आसानी से दिल्ली पुलिस की वर्दी उनकी हो सकती है। सर, जैसा कि सर ने मेंशन किया मॉक टेस्ट और रिवीजन, तो आपके अनुसार मॉक टेस्ट या रिवीजन किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी? दरअसल मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी तैयारी नहीं है तब तक आप मॉक टेस्ट दे भी नहीं सकते। देना पूर्ण रूप से व्यर्थ ही है आपके लिए। आपको पहले हमेशा तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, फिर रिवीजन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मॉक और रिवीजन दोनों एक ही इस सिक्के के दो पहलू हैं। आप ये मान लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका रिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मॉक दीजिए और आपका रिवीजन नहीं हो रहा, या फिर आप रिवीजन करते रहे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, आपका अगर एक बार सिलेबस पूरा होता है तो आप सीधा मॉक पे जाइए, क्योंकि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दो तरीके हैं। हार्ड वर्क का टाइम जा चुका है, अब जो टाइम है वो सिर्फ स्मार्ट वर्क का है। और स्मार्ट वर्क का मतलब होगा कि आप सिर्फ मॉक पे फोकस कीजिए, रिवीजन आपका उसके साथ ही होता चला जाएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि आप किस रेंज पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है एग्जाम के अंदर। अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर ले जाते हैं तो आपको पता होगा कि आप कितने क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं, तो आप सब कुछ कर जाओगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप मॉक दीजिए, रिवीजन तो आपका उसके साथ हो रहा है, और अपने मॉक को एनालाइज करना वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने मान लीजिए मॉक दिया, देखा अच्छा इतने नंबर आ रहे हैं, चलिए कल फिर से एक और मॉक दे दो, फ्री में तो मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो बच्चे इन सब चीज़ों को लेकर थोड़े से ना, मतलब केयरलेस हो जाते हैं। अगर आप मॉक देते हैं तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं वहीं से। और जैसा हमारे सर ने कहा, दिल्ली पुलिस की वर्दी, बहुत अच्छा लगा मुझे सर की ये बात। ठीक है, वो वर्दी तो आपको मॉक से मिलेगी, लेकिन हाँ, पहले सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि सिलेबस पूरा किए बिना अगर आप मॉक देते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप कहाँ कांस्टेबल के चक्कर में एसआई वगैरह सब छोड़ दोगे। तो इसलिए पहले मॉक दीजिए, पहले सिलेबस पूरा कीजिए, फिर मॉक दीजिए, और मॉक के साथ आपका रिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। आप सिर्फ स्मार्ट वर्क के लिए आपके पास टाइम बचता है, हार्ड वर्क के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता, ऐसा मुझे लगता है। तो मॉक टेस्ट की सर बात हो रही है, तो आपके अनुसार कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और मॉक टेस्ट को एनालाइज करना कैसे चाहिए? सबसे पहले मैं करियर विस्टा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको और आर्यन टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बच्चों के हेल्प के लिए सही गाइडेंस कैसे मिल पाए, आपने इतना अच्छा प्लान करा। मॉक टेस्ट अगर डेली प्लान किया जाए तो 2 से 3, अभी जो बहुत कम टाइम बचा है, 2 से 3 मॉक टेस्ट हम डेली लगा सकते हैं, एक सुबह, एक आफ्टरनून, एक इवनिंग। लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा हम अगर फोकस करना चाहें तो प्रैक्टिस पे, यानी कि हम
प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें और करियर विस्टा के गाइडेंस में अगर प्रैक्टिस करें तो सफल आप जल्दी हो सकते हैं। सर, अंक गणित की बात करें तो उसके लिए क्या खास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके अनुसार? दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें और उसमें अंक गणित की, मैथमेटिक्स की बात करें, तो मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिटेड सिलेबस है। और उस लिमिटेड सिलेबस में जब लास्ट मोमेंट की आपकी तैयारी हो तो लास्ट मोमेंट में कुछ गिने चुने 4-5 चैप्टर हैं। जैसे मैं आपको चैप्टर का नाम ही बता दूं बच्चों के लिए, एक परसेंटेज है और वो परसेंटेज की फैमिली है। परसेंटेज में 2-3-4 चैप्टर अपने आप कवर हो जाते हैं। एक टॉपिक आता है एलसीएम एचसीएफ का, उसमें 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और एक आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का। इसके बाद एक सेगमेंट आता है मेंसुरेशन 2D 3D का। ये 3 टॉपिक जो अगर बच्चों ने ठीक से कवर कर लिया तो 80% क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन और उन 15 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर जिन बच्चों ने अभी तैयारी किया है, मतलब जिन बच्चों को लगता है कि बहुत क्विक तैयारी, क्विक प्रिपरेशन करनी है और क्विक रिवीजन करना है, देन दे शुड गो देयर। जिन बच्चों ने शुरू से पढ़ाई है तो वो सारे सिलेबस को कवर करके अपना काम कर लेंगे। रही बात स्ट्रेटजिक मोड की, प्लान के मोड की, तो प्लान तो ये है बस कि केवल प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। और हमें लगता है कि कैरियर विस्टा की टीम लगातार इस पर काम कर रही है और इस एम के साथ काम कर रही है कि इस बार जो भी बच्चे यहाँ हैं उन्हें वर्दी मिल जाए। और हम बच्चों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और इस चांस के साथ पढ़ा रहे हैं कि इसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम न देना पड़े दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, अगर देना भी पड़े तो सीपीएसआई के लिए। सर, अंक गणित में एस्पिरेंट्स एक समस्या फेस करते हैं, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स की, तो उसे कम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पूरे मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा गेम तो कैलकुलेशन का ही है। कैलकुलेशन के साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 साल से जब से सीबीटी एग्ज़ाम का मोड आया है, ये सभी के लिए, हालांकि बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं, बहुत कम टीचर भी इसे बता पाते हैं कि जब से सीबीटी का एग्ज़ाम आया है तब से क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन हुआ है, बट सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो गए हैं। मतलब अब अगर बच्चों के पास कॉन्सेप्ट है तो वो कर सकता है, और कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फार्मूला ट्रिक्स वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करेंगे। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कैलकुलेशन ओवरकम हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन भी खत्म हो जाता है। हम मैक्सिमम स्टेप को बाईपास कर जाते हैं। एक क्वेश्चन को अगर मान लीजिए 4-5 स्टेप में करना है तो हम उसे देख कर ही मुश्किल से 40-50 सेकंड में हम बता लेते हैं और बिना कैलकुलेशन के। इसके लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेशन होता नहीं है बहुत कुछ, बस जैसे सीधे सीधे अगर एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो किसी भी बच्चे को अगर मान लिया जाए कि 35 में 16 का मल्टीप्लाई करना है, तो 35 में 16 से मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि वो 70 में 8 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 560 आ गया। अब वो 35-16 मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, 70-8 कर लेगा 560। तो कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे बच्चे बहुत जल्दी क्विक काम कर सकते हैं और अपने गेम को, मतलब अपना जो उनका एम है ना, वो अचीव कर सकते हैं। बट इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर ट्रैक और एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, इससे ओवरकम हो जाता है कैलकुलेशन। सर, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए स्पेसिफिकली आप क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे और रीजनिंग के लिए बेस्ट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? एक्चुअली देखिए, स्ट्रैटेजी इस चीज़ पर निर्भर करती है कि आप कितने पहले एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास अभी 10 से 15 या हार्डली 20 दिन ही बचे हैं, अगर आप शिफ्ट वाइज भी देख लेंगे तो इस टाइम पे अब स्ट्रैटेजी के लिए हम दूसरी तरह से चलते हैं, यानी प्लान बी अब एक्टिवेट हो चुका है, प्लान ए का टाइम गया। अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखिए ऐसा है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको, जैसा सर ने पहले भी कहा था कि टाइम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिलेबस एक बार आप गो थ्रू हो जाइए। देखिए इतना टफ एग्जाम नहीं आता है कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़े। जैसे मान लीजिए किसी एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब उसके लिए आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा, वो उन्हें पता है 10 तक का लेवल आता है, तो 10 तक की सारी किताब लेके बैठ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। डेफिनेटली आपको पहले जस्ट गो थ्रू होना चाहिए हर एक उससे, यानी स्टार्टिंग के 10-10 क्वेश्चन हर उससे लगा लिए, आप एटलीस्ट गो थ्रू हो जाए। उसके बाद फिर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि रीजनिंग के लिए आप कुछ नहीं करना, आप बस सिंपल से 2-3 टॉपिक के ऊपर फोकस कर लीजिए। एक तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, एक कोडिंग डिकोडिंग हो जाता है, इसके बाद में आपका फिर ये ब्लड लेसन आता है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट, हल्के फुल्के से क्वेश्चन आते हैं। सिनोलिज्म उसके बाद में आता है, लेकिन वो हेड कांस्टेबल में चला जाएगा। लेकिन हाँ, एट लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि देखिए 10 तक का सिलेबस ही आपके सामने हमेशा पूछा जाता है, और रीजनिंग तो आपके स्कूल में कहीं पढ़ाई जाती नहीं है, ठीक है, वो तो बाद में आके यहीं पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं, नहीं सामान्य बुद्धि की बातें हैं। तो सामान्य बुद्धि मतलब आप सिंपल सा बस गो थ्रू होइए, कोई डाउट हो तो आके टीचर से अपने हमेशा कंफर्म कीजिए, पूछिए उससे, बड़ी इजी चीज़ है। देखिए जो एग्ज़ाम जीडी है,
मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे अभी बहुत लो लेवल पर चलता है, क्योंकि ये आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी या ग्रुप सी भी नहीं आता, ग्रुप डी ही आता है। जो आपका एसएससी टॉप लेवल के एग्जाम्स लेता है वो सीजीएल होके एग्जाम्स होते हैं, जहाँ वो सी ग्रेड की वैकेंसी आपको पकड़ाता है। तो इस वैकेंसी के लिए अभी जो आपके पास टाइम है हाल फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेटेजी के तौर पे आप जल्दी से रिवाइज कीजिए जो आपने पढ़ा है, गो थ्रू हुई है, अपने मॉक लगाइए। मैं फिर से ये कहूँगा, मॉक से बड़ा हथियार आपके पास कुछ भी नहीं है। एंड अपने टीचर के पास आइए, जो क्वेश्चन में डाउट है उससे बैठ के डिस्कस कीजिए। और क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है, तो आपको पढ़ाई पे उतना ही एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। सिंपल चीज़, दिन में 6 से 7 घंटे आपको पढ़ने ही होंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन के लिए बच्चा सिर्फ वही उतारू होता है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव हो, जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोचता हो। तो जिम्मेदारी ही इंसान को काबिल बनाने की कोशिश करती है। सर, सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है और काफ़ी कम टाइम बचा है, तो इसके रिवीजन के लिए क्या विशेष स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स। इन 3 सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत सारे दोबारा पूछे जाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस किया जाए। हमारी इंस्टीट्यूट इस पे लंबे समय से काम कर रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो बार बार एग्जाम में आए हैं, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए और उसके अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन और आगे क्या आ सकता है, वैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, उस पर काम किया जाए। सर, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कितने महीने के आधार पर तैयार होना चाहिए? प्रीवियस ईयर को अगर हम बेस माने तो जब भी एग्ज़ाम हुआ है 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स को एग्ज़ाम पूछा है। मेरा भी मानना है कि 6 महीने मैक्सिमम अगर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तैयार कर लिया जाए तो अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने बहुत अच्छी बात बोली है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। एक्चुअल में सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है ना, वो जैसा भी इंग्लिश वाले सर ने हमारे बताया आपको कुछ देर पहले, कि आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए कि वो लिखा क्या है। एक्चुअली बस वो लेंदी होते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्प्लीमेंट यानी ज़्यादा असर डालता तब जब ये बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है। बैंकिंग एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी उस मोड पे चले जाते हैं जहाँ बच्चों को ज़्यादा टेंशन होती है। सिटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चन आप एसएससी जीडी या फिर इनमें फेस करते हैं, उनका कोई ऐसा खास लेवल नहीं होता। आप सिंपल सा बस लैंग्वेज पढ़िए, जो वो कह रहा है उसको वहाँ पे बिठाते चले जाइए, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम पैदा तब होती है जब पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू होती है कि अच्छा ये वाला केस भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। बट इन एग्जाम्स में मैंने अब तक ऐसे कोई क्वेश्चन देखे नहीं है जिसमें पॉसिबिलिटीज़ वाले केसेस आते हो। आप जस्ट एक पॉइंट उठाइए, उसको लाइन से बढ़ते जाइए और कॉन्फिडेंस के साथ लगाते चले जाइए, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मुश्किल से हार्डली 3 या 4 लाइन का आपका क्वेश्चन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का। इस एग्जाम के अंदर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मान के चलिए, आप अगर इसको देख के घबरा गए तो आपसे कुछ नहीं होना, और अगर आपने ठान लिया कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक में। इस एग्जाम में तो नहीं होगी, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। सर, आपकी राय में परीक्षा के दौरान कौन से प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले लोग कहा जाता है ना कि जो टफ चीज़ है ना पहले उसे ख़त्म कर लिया जाए, इजी तो अपने आप हो ही जाता है। तो अच्छा, आजकल बच्चों में जो टफेस्ट पोर्शन की बात करें तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात है, तो मेरा सजेशन है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जाया जाए। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग से किसी भी टॉपिक से कैसे भी उठाया जा सकता है। कॉन्फिडेंस में रहना है, और इतना कॉन्फिडेंस में, और अभी भी आपके पास समय है बच्चों के पास। अभी सपोज करिए कि मान लेते हैं कि हम एक उदाहरण मानते हैं कि एक बच्चे के पास केवल 10% सिलेबस तैयार है। अभी हमारे पास जो 20 दिन का समय है, इसमें भी बहुत समय है। 20 × 24 मतलब 480 घंटे हैं। अगर हम मान के चलें कि 8 से 10 घंटे निकाल दें, 14 घंटे बचे हैं एक दिन के। 10 घंटे अगर निकाल दें इधर उधर सोने होने में, तो 14 दूनी 28, 280 घंटे। 200 घंटे की प्रिपरेशन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इनफ है। इतना भी नहीं करना है, एक काम करना है बस कि बच्चों से कि अपने आपको जिद कर लेना और ये समझ लेना कि आप तैयारी क्यों चाहिए। दिल्ली पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए, ज़रूरत आपकी है, आपके फैमिली की। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली की भी डिमांड है, आपकी फैमिली की भी ज़रूरत है कि कुछ बेसिक नीड है जिससे आपके सफल होने से वो ठीक ठाक हो जाएंगे, तो देन यू शुड गो थ्रू। और अगर आपने जिद कर लिया, बच्चों ने अगर जिद कर लिया कि दिल्ली पुलिस चाहिए, वर्दी चाहिए, तो आप समझिए कि हमारे अंदर तो वो ब्लड है, हमारे अंदर वो जीन है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए ऐसा पागल हुआ कि पहाड़ को झुका दिया और काट कर रास्ता बना दिया। तो हमारे अंदर तो वो जीन है कि हम चाह लें तो पहाड़ को काट कर रास्ता बना लेते हैं। तो अगर ये दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो तैयारी में हैं, अगर इन्हें लगता है कि हमें वर्दी चाहिए ही, तो 20 दिन में तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जुनून और जोश और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो,
तो सब कुछ हो जाएगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि ग्रुप स्टडी आजकल बहुत पॉपुलर है, तो क्या ग्रुप स्टडी ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए? मैम अगर मैं अपनी बात रखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टडी की रिक्वायरमेंट है ना। इससे क्या होता है कि अगर हम ग्रुप में हैं और हर आदमी की यूनिकनेस, हर आदमी की एक्सपर्टीज अलग अलग होती है, तो किसी सामने वाले के पास कुछ ऐसा यूनिक ट्रिक है या शॉर्ट ट्रिक्स है, कुछ ऐसी बात है, अप्रोच अलग है ना, और मेरे पास कुछ अलग है, तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और उससे स्टडी कर सकते हैं, तो दोनों का बेनिफिट है इसमें, है ना। तो मेरा ख्याल है कि ग्रुप स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है, अगर हो सकता है तो बिल्कुल करें, और अगर नहीं भी हो सकता है तो कोई बात नहीं, उससे डिसहार्टेंड नहीं होना है। हम सेल्फ स्टडी को प्रमोट करें और सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, उससे भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि एग्ज़ाम देते वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एग्ज़ाम के दौरान कैसे किया जाए? मैं ये मानता हूँ स्ट्रेस का जो लेवल होता है इन एग्ज़ाम्स में, वो इसलिए होता है कि हमें लगता है कि बस यही लास्ट है। पर अगर आपने ये सोच के तैयारी ही की होती तो शायद आपको ये दिक्कत ही ना हो, है ना। जब हम एग्ज़ाम में बैठते तब हम सोचते हैं लास्ट हो गया, अब क्या होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपने आज तक अपने 10th तक 12th तक भी एग्ज़ाम दिए हैं। जो हमारे लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, वो ज़्यादातर एक रात पहले ही पढ़ना प्रेफर करते हैं लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता, अगर वो पूरा लगातार पढ़े तो हो जाता है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए कि भाई आप एक रात पढ़ के सिलेक्शन एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो सिलेक्शन के लिए जितना पढ़ा उतना पर्याप्त है। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि आपको वहाँ पे बैठ करके कभी भी ये मत सोचना कि लास्ट है। जो करना था बस ये सोच के बैठो, जितना मुझे करना था मैं कर चुका, अब मुझे बस उसका रिजल्ट की जो हमारी कामना होती है ना, उसको हमें रोक के रखना होगा। देखिए, रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। आपने अपनी तरफ से अगर 100% एफर्ट लगाए हैं तो सिलेक्शन होगा, और अगर आपने नहीं लगाए हैं तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं कमी है। फिर 10 से लेके कर भी क्या लोगे? तो देखिए, आप स्ट्रेस से सिर्फ खुद को ही प्रभावित कर सकते हैं, इसके सिवा और किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रेस लेना ही नहीं है, सिंपल चीज़। अभी तो आपके जीवन की शुरुआत है। आपका जो ये एग्ज़ाम है, ये उस लेवल पे है जहाँ आप स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। ये तो आप ये मान के चलिए कि अगर इसमें गोल हो गया तो सबको आपकी वाहवाही होगी कि हमारे लड़के ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ बढ़िया। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। हालांकि मैं कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कहना तो नहीं चाहिए, बट कह देते हैं कि अभी इलेक्शन है, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, लाइन से लगी हुई है। दोबारा इलेक्शन फिर आपको पता है कितने साल बाद होता है, तब लाइन से लग जाएंगी, कोई बात नहीं है, तब तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अभी जल्दी से कुछ करें और इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। तैयारी कर रहे हैं तो इसमें नहीं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम कहीं ना कहीं हो जाएगा। बट सवाल ये है कि आपने सच में 100% अपने एफर्ट दिया या नहीं। देखिए, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग, हम जितने भी बैठे हैं या फिर और कितने भी बड़े बड़े जो मोटिवेशन स्पीकर रहते हैं, वो कोई भी कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर करता भी है तो उसका असर आपके अंदर मुश्किल से एक रात तक रहता है। एक रात तक आप खुद को मनाना पड़ता है, समझ रहे होते हो। सुबह उठते ही सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है। मोटिवेशन का रीज़न आपके अंदर ही हमेशा होता है। आप हमेशा खुद से उठ के जब तक ये सवाल नहीं पूछ सकते कि मैंने आज अपने लिए क्या किया, तब तक आप कभी अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और हाँ, लाइफ में कंपटीशन हमेशा खुद से करना चाहिए इंसान को, कि आज मुझे इतना आता है, कल मुझे इससे ज़्यादा आना चाहिए। पड़ोसी को कितना आता है, अगर आप ये सोचते रहोगे तो हमेशा डिप्रेशन में रहोगे ही, उसका कोई इलाज फिर हो नहीं सकता। तो आपने बस जो कर लिया उसके ऊपर विश्वास कीजिए और जाके एग्जाम में बैठिए एंड गो फॉर इट। रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। सर एक और इम्पॉर्टेंट इशू है कि परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए आप क्या टिप्स और सजेशंस देंगे? सबसे पहली बात कि दिन और रात को मिला दिया जाए तो टोटल 24 घंटे होते हैं। हम सबसे अच्छा पैटर्न फॉलो करें स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी के लिए बताया गया है कि 6 घंटे से लेकर अगर 8 घंटे तक आप स्टडी कर रहे हैं तो एनफ होता है, और इसे स्मार्ट स्टडी माना गया है इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो हम स्मार्ट स्टडी के पैटर्न को फॉलो करें, 3 प्रैक्टिस सेट लगाएं, बाकी टाइम के लिए हम पूरा अपना प्रैक्टिस करें कि ऑल ओवर सिलेबस जितना हुआ है उस पर हम काम करें। दूसरी बात, जो हमारी वीकनेस रह गई है उस पर हम पूरी तरीके से अगर ध्यान दें तो पूरी तरीके से हम सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सर बढ़ते हैं एक आखिरी सवाल की तरफ। तो मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगी कि एक ऐसी फाइनल टिप जो आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे अपनी तरफ से, तो वो क्या होगा? फाइनल टिप्स ये है कि अब बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस ऑफ माइंड रखना है कि जितना हो रहा है उतना ही ठीक है, बहुत परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात, एकदम हिम्मत से स्मूथली काम करना है, बहुत डिप्रेस नहीं होना है, बहुत हाई एक्साइटेड नहीं होना है, स्मूथली काम करना है, हो जाएगा। ये है। यदि इस बारे में मैं आपसे बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे ने आज तक कुछ नहीं किया और उसने सिर्फ स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है, तो उसने पहले मॉक टेस्ट एक बार उठा करके देखना चाहिए। वो पहले एक बार ये देख ले 2-3 मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर के, कि ज़्यादातर क्वेश्चन किस सेक्शन में से पूछा गया है।
मुश्किल से हार्डली मैथ्स में से 4-5 मिलेंगे, रीजनिंग में भी ऐसे ही मिलेंगे, और जीएस तो भैया देखिए वास्ट है, उसका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, रीजनिंग में मैं आपको अभी भी इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि भैया 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 के 25 आप रीजनिंग के कर सकते हो। तो अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं किया ना, तो पहले रीजनिंग ही करो, एटलीस्ट कुछ तो करोगे। ठीक है, तो सिंपल चीज़ ये मैं यही कहूँगा, पहले मॉक लगा लो 2-3, ये देख लो किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस में आपको दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। उसके बाद जाके अपने फैकल्टी से उसको कंसल्ट कीजिए, एंड देन अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। अभी जो हिसाब है टाइम का, उस हिसाब से तो आप यही कर सकते हैं। रीजनिंग में आप अभी भी कर सकते हैं, बात कहीं गई नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स देखिए, रीजनिंग मैथ्स की एक खास बात और भी है, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया यानी उसका क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि आप कर ले जाओगे, और यही वो जीएस में मार्क्स खा जाते हैं। भाई रीजनिंग जीएस वास्ट है, आप ये नहीं एग्जामिनर से कह सकते आपने मुझसे ये कैसे पूछ दिया, यहाँ तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ, रीजनिंग और मैथ्स इनको लेके मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कंफर्म है। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग में हैं, पहले मॉक में मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर एक बार ये फोकस कर लीजिए कि किन किन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे किस में दिक्कत आ रही है। अपने टीचर से जाके उसको कंसल्ट कीजिए, पहले उसको निपटाइए, एंड साथ साथ जीएस तो भैया पोती की तरह पढ़ते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हाँ, जितना पढ़ो उतना बेहतर। धन्यवाद सर, आप सभी के वैल्यूएबल टाइम के लिए।